Hello everyone. I hope you all are doing very well. Once again, Vidyas Career Institutes welcomes you all. So today we are going to discuss about our next chapter. तो जैसे कि आप सभी जान रहे हैं हम लोग सीरीज चला रहे हैं 10th साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की उनके एक्सप्लेनेशंस ले रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस वीडियोस को आप जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आज का हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर है हमारे लिए लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। सो लाइफ प्रोसेसेस पर हम बात करने वाले हैं आज के चैप्टर्स में। वीडियो थोड़ा सा 40 क्वेश्चंस को कवर करना है, तो चलें वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखें। कोशिश करें कि लास्ट तक बने रहें ताकि आपको एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें समझ में आए, वन टू वन हम सारी चीज़ें लें। इवन देन अगर आपको कुछ डाउट्स रह जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट्स करें, मेरे मेल पर आप मेल कर सकते हैं। आपके डाउट्स की अगर कोई सी क्यूरीज है तो उसको आप पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। हम शुरू करते हैं हमारे विदाउट वेस्टिंग और टाइम कि व्हाई डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक द डिफ्यूजन। हम जनरली रेस्पिरेशंस करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लिया, वो ऑक्सीजन हमारे लिए सेलुलर लेवल तक पहुंची, सेल पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, वहां तक की पूरी प्रोसेस हमारे लिए रेस्पिरेशन कहलाती है। तो रेस्पिरेशन हम जनरली डिफ्यूजन बेसिस पर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हम लोग वेल डेवलप्ड या क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ऑर्गेनिजम्स तभी बोला जाता है जब किसी एक काम को करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन बना हो। तो आप यहाँ पर देखें कि इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब हम एक ह्यूमन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बोला लाइक ह्यूमन। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि बॉडी साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ऑल सेल्स आर नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जितनी भी सेल है वो सीधे सीधे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्ट नहीं होती। यही मेन रीजन है कि सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट इनफ टू सप्लाई द ऑक्सीजन टू द सेल्स। क्योंकि अब अगर हम बात करते हैं कि सेलुलर लेवल पर सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं। तो आप देखें कि हार्ट है, किडनी, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे पास में। ये सीधी सीधी हमारे एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो अब वहां पर अगर एनर्जी की जरूरत लग रही है तो हम वहां पर कैसे डिफ्यूजन प्रोसेस कर पाएंगे। तो यही रीजन है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हमें क्या है, एक्चुअल में एक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी होगा वहां पर। इसीलिए हम यूँ कह सकते हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस से is diffusion process insufficient to meet the oxygen requirements. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर द समथिंग इज अलाइव। हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं किसी चीज को जीवित या अजीवित बताने के लिए। बायोटिक एबायोटिक का कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं, तो जो चीजें लिविंग है वो हम लोग बायोटिक्स में शामिल करते हैं, नॉन लिविंग है तो हम एबायोटिक्स में शामिल करते हैं। तो हम कौन सी चीज देखेंगे कि ये हमारे लिए लिविंग है या नहीं है, एलाइव है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि रेस्पिरेशन सबसे पहला पॉइंट है। अगर कोई व्यक्ति सो भी रहा है तो हम देखते हैं तो वहां पर ब्रीदिंग चल रही होती है, रेस्पिरेशन चल रहा होता है। तो रेस्पिरेशन अथवा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आपको क्लियर कर दूं कि ब्रीदिंग हम लोगों ने सांस ली और छोड़ी, हमने ऑक्सीजन ली और छोड़ी, एयर अंदर गई, गैसेस अंदर गई और रिटर्न आई, ये ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन अगर बोलते हैं तो कंप्लीटली हमने ऑक्सीजन अंदर लेने के बाद में सेलुलर लेवल पर जाकर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही, वहां तक की पूरी प्रोसेस हमारे लिए क्या कहला रही है, रेस्पिरेशन कहला रही है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न हो रही है। तो रेस्पिरेशन शामिल है। अगर कोई सी चीज अलाइव है तो रेस्पिरेशन करेगी। न्यूट्रिशंस उसमें होगा, न्यूट्रिशंस मतलब वहां पर कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट ऑफ दी नरिशमेंट लगेगा वहां पर। ऐसे सर्कुलेशन होगा, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम हम बोलते हैं जनरली, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है, आगे हम पढ़ेंगे भी। और जब कुछ नरिशमेंट लिया जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन होगा, और नरिशमेंट हुआ, एक्सक्रीशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बॉडी में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। अब ग्रोथ का यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम प्लांट या एनिमल में अगर ग्रोथ के लिए बात करते हैं तो एक सर्टेन एज के बाद में जनरली दोनों की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। हम यहाँ पर ग्रोथ हाइट से रिलेट नहीं करते। हम ग्रोथ यहाँ पर यूं समझें कि अगर किसी को कोई सी चोट लगी, कोई सा जख्म हो गया, वाउंड हो गया, तो वहां पर स्किन हट गई, फट गई, और वो स्किन वापस से रिपेयर हो गई।
तो कहीं ना कहीं जो स्किन हट गई थी वहां पर वापस से नई स्किन आ गई, मतलब वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ठीक है, तो लाइफ टाइम हमारे लिए ग्रोथ प्रोसेस शो होगी। ऐसे प्लांट में हमने कोई सी ब्रांच काट दी, वापस बन गई, ग्रोथ शो हो रहा है। ऐसे ही रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, अपने ही समान नए जीवों को जन्म देने की प्रोसेस चलती है, तो ये भी हमारे लिए क्या लिविंग का कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये सारे हमारे लिए ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो चीज जीवित है या नहीं, अलाइव है या नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। बाहर के ऐसे कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स यूज करता है। तो आप देखें कि रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स वो हमारे लिए फूड है, हम कंज्यूम कर रहे हैं, वाटर है, हम कंज्यूम कर रहे हैं, ऑक्सीजन है, हम इनहेल कर रहे हैं, जनरली बाहर से एटमॉस्फेयर से ये सारी चीजें हम ले रहे हैं। इन द सेम अगर हम बात करें, ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द सनलाइट। ग्रीन प्लांट भी बाहर से ये चीजें लेने का काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग द लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस को कंसिडर करते हैं। तो इसेंशियल प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लाइफ है न्यूट्रिशन, सबसे पहला पॉइंट है हमारे लिए कि एनर्जी के लिए जरूरत है। आपने देखा होगा आपके अर्लियर क्लासेस में ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड फॉर फूड, व्हाई डू वी नीड ऑफ फूड, हमें नरिशमेंट की क्यों जरूरत है, भोजन की क्यों जरूरत है। तो ये हमारे लिए लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम एनर्जी हमें नहीं मिलेगी, एनर्जी मॉलिक्यूल हम नहीं कंज्यूम करेंगे, तो हमारी बॉडी में सारी प्रोसेसेस रुक जाएगी, ग्रोथ वगैरह सारा बॉडी का फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन सबसे पहले आता है, देन रेस्पिरेशन आता है। रेस्पिरेशन मतलब आपने खाना खा भी लिया, अगर आप रेस्पिरेशन से नहीं कर रहे तो खाना आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि खाने से आपको मिला क्या, ग्लूकोज। खाने से आपको मिला ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब हमने कहा C6H12O6, आपको ये ग्लूकोज है ना, एनर्जी मॉलिक्यूल हम समझ लो, एक केमिकल मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। अब आपने ये खाने से ऑप्टेंट तो कर लिया, अब आप रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं तो ये इसका कोई यूज ही नहीं रहेगा। अगर आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो होगा क्या कि ऑक्सीजन हमने इनहेल की, तो प्रोडक्ट के रूप में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जनरली वहां पर रिलीज होंगे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गए, प्लस साथ में एनर्जी बनी। तो आप देखें कि जो एनर्जी हमने यूटिलाइज कर ली, एनर्जी यूज कर ली, तो आप देखें कि ये रेस्पिरेशन यहाँ पर हो रही है, मतलब हम ऑक्सीजन को ले जा रहे हैं जहां पर ग्लूकोज को हमको ब्रेक डाउन करना है, और ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन आई तो ही ब्रेक डाउन होगा और जब ही हमारे लिए एनर्जी रिलीज होगी। तो ये चीज दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है कि आपने न्यूट्रिशन तो लिया, नरिशमेंट एनर्जी मॉलिक्यूल तो खा लिया, लेकिन रेस्पिरेशन नहीं कर रहे तो यूजलेस हो गया वो हमारे लिए, तो रेस्पिरेशन भी जरूरी है। फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी आपने खाया उसमें विटामिन मिनरल्स वगैरह जो भी निकले वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी है, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे लिए काम कर रहा है यहाँ पर, तो ये ट्रांसपोर्टिंग का काम है। फिर वेस्टेज जो बना है उसको निकालना भी है हमें, वापस से एक्सक्रीशंस भी करना है। ठीक है, वो हम बहुत काफी अलग अलग तरह के एक्सक्रीशंस कर सकते हैं, कह सकते हैं जैसे कि हमारे लिए गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बॉडी के लिए वेस्ट था, हमने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, एक्सक्रीशन हो गया हमारे लिए, वो एक्चुअल में क्या वेस्टेज गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। ऐसे ही पसीना हमारे लिए बॉडी से निकल रहा है, यूरिन हमारी बॉडी से निकल रहा है, अनडाइजेस्टेड जो कि फूड हमारे लिए वेस्टेज फूड है वो हमारे लिए निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ दी बॉडी। तो ये हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन, ये सारी लाइफ को क्या करना है, मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हुई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस के बारे में बताना, किस तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं। तो लिविंग प्लांट्स भी होते हैं, लिविंग एनिमल्स भी होते हैं। हम एनिमल्स, लिविंग और प्लांट दोनों में बात करते हैं। प्लांट हमारे लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं, 1 डिग्री में आते हैं ये, मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमसे कोई पूछता है बोले कि आपके घर पर खाना कौन बनाता है, एक्चुअल में खाना मम्मी जरूर बनाते हैं, लेकिन वो बनाने का काम नहीं कर रहे हो, एक्चुअल में पकाने का काम कर रहे हैं, है ना। वो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता ना, मम्मी पापा जो भी खाना बना रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस करने का काम कौन कर रहा है, वो प्लांट्स कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं मतलब ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका आ रहा है, वो खुद ब खुद विद द हेल्प ऑफ द रॉ मटेरियल लाइक द वाटर हो गया, ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जनरली वो सनलाइट को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो सनलाइट हो गया। तो ऐसे ही हमारे लिए एक हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो रॉ मटेरियल की हेल्प से वो अपना खाना खुद ही बना रहे हैं, अपना नरिशमेंट खुद ही डेवलप करने का काम कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गया। एनिमल्स क्या कर रहे हैं, समहाउ कहीं ना कहीं वो प्लांट्स पर डिपेंड है,
अपना नरिशमेंट खुद, अपना फूड खुद बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का खाना नहीं बना रहा है, वो कहीं ना कहीं समहाउ किसी दूसरे पर डिपेंड हो रहा है। ठीक है, तो वो एनिमल्स हमारे लिए हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में चले जाएंगे। अब इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हम बना सकते हैं, जैसे स्पोरोजोइड्स हो गया, पैरासाइट्स हो गया। ह्यूमन बींग्स के लिए बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स में हम जनरली होलोजोइक न्यूट्रिशन को बात करते हैं कि हमारी बॉडी में हम निगलते हैं, फूड को हमने निगला और उसके बाद डाइजेशन किया, डाइजेशन के बाद में नरिशमेंट ऑब्टेन किया और वेस्टेज को निकाला। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो एनिमल्स में जनरली होलोजोइक जाता है, तो जनरली वो किसमें शामिल है, हेटरोट्रॉपिक, अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, कहीं ना कहीं वो दूसरे पर डिपेंड है। ऐसे ही यहाँ पर डिस्टिंग्विश करने का कहा है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स अपना क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गए, सिंपल सब्सटेंसेस मैंने आपको बता ही दिया ऊपर के, सनलाइट हो गया हमारे लिए, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो सिंपल सब्सटेंसेस से वो अपना खाना खुद बनाने का काम कर रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जाएंगे। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने कह दिया कि ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं समहाउ डिपेंड करते हैं किसी दूसरे पर, ताकि वो अपना फूड को ऑब्टेन कर सकें। तो ये एनिमल फंगी इन्हीं में जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं फूड को ऑब्टेन करने का काम कर रहे हैं, वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि वेयर डू द प्लांट्स गेट रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है। तो देखो, प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड से मिल गई। वाटर मिल गया सॉइल से, हम पानी में पानी डाल रहे हैं मिट्टी में, वो पानी हमारे लिए कहाँ जा रहा है, पौधों को रूट्स के थ्रू जनरली एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। अब देखो यहाँ पर हम इस चीज को भी समझें कि उनके पास में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जनरली एक क्या है एक्चुअल में, सनलाइट ट्रैपिंग पिगमेंट है। ऐसा पिगमेंट जो कि क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा मतलब वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि सनलाइट से, देखो लाइट यानी फोटो, मैंने कह दिया फोटोन, है ना, हम फिजिक्स को समझें अगर थोड़ा सा, कि सनलाइट में हम बात करते हैं क्या चीज होती है, फोटोन्स होती है, एनर्जी बंडल होते हैं, ठीक है, जिनको हम फोटोन्स बोलते हैं। इन फोटोन्स को एब्जॉर्ब करके जनरली वो क्या बना रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, मतलब C6H12O6 हम समझ लें। तो ये एक एक्चुअल में क्या केमिकल मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी देने का काम कर रहा है। केमिकल मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको हम केमिकली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल मॉलिक्यूल है जो कि हमें एनर्जी देने का काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ये समझ में आना चाहिए कि ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस। अभी आपको फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज बनाया उन्होंने। देखो हमने अभी इसके पहले क्या किया था, ब्रेक डाउन किया था, एनिमल्स के लिए अपन बात कर रहे थे ऊपर, तो मैंने आपको इक्वेशंस लिख कर दी थी कि ग्लूकोज को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने और एनर्जी रिलीज हुई, तो उस एनर्जी को हमने यूटिलाइज किया। लेकिन प्लांट के केस में पूरी रिएक्शंस को अपोजिट लिखो। अपोजिट क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया, वाटर उन्होंने जमीन से पानी एब्जॉर्ब कर लिया मिट्टी से, और क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। वो पूरी इक्वेशंस को हमने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाकर लिख दिया। एनिमल्स में जस्ट अपोजिट है, प्लांट्स में जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो ये हमेशा होगा कब, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल, ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स। प्लांट में ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, जैसे बॉडी में ह्यूमन बींग्स में समझ में आता है कि ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों को पहुंचाने का काम कर रहा है। प्लांट्स में ऐसा क्या है, तो प्लांट्स में जनरली देखो दो तरह की चीजें हैं, एक हम कह सकते हैं फ्लोएम है और दूसरा हम कह सकते हैं जनरली जाइलम है। तो व्हाट, यहाँ पर उन्होंने जाइलम का पूछा नहीं, एक्चुअली मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मिनरल्स के लिए अगर बात की जाए तो वो हमारे लिए कौन आएगा, जाइलम आएगा। यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, फूड की बात की जा रही है। तो दोनों ही ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का काम कर रहे हैं। प्लांट्स में हम कह सकते हैं कि जो भी फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल जो भी बना है, सिंथेसाइज किया है, उसको पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करेगा। तो फूड ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट थ्रू द फ्लोएम बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। ये ट्रांसलोकेशन मतलब उसकी लोकेशन चेंज कर रहे हैं फूड की, यूजिंग द एनर्जी, जो कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी का यूज करके जनरली वो क्या करते हैं, अपने फूड को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर कि मिनरल्स की अगर बात करते हैं तो वाटर मिनरल्स वगैरह सब जमीन से एब्जॉर्ब करेंगे वो और लीफ तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि खाना बनने का काम, जो फूड बनने का काम होता है वो लीव्स में होता है। जनरली लीफ को हम बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि किचन में खाना बन रहा है।
तो प्लांट का जो फूड बनने का काम हो रहा है वो जनरली मेजरली कहाँ पर हो रहा है, लीफ में हो रहा है, ठीक है। तो पत्तियों में हो रहा है खाना, तो वहां तक की ये सारी चीजें पहुंचाना है, वो कौन पहुंचाएगा, जाइलम पहुंचाएगा। मिनरल्स, मिनरल्स में सब आ गया हमारे लिए, हमने कह दिया वाटर आ गया हमारे लिए, तो वो वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स में हमारे लिए ज्यादातर पी एन के पर बात करते हैं जनरली, पोटेशियम नाइट्रोजन और फास्फोरस पर बात करते हैं। तो ये नरिशमेंट होते हैं जो कि प्लांट्स को जरूरत होती है, जैसे कि हमने बोल दिया लेग्यूमिनेसी वाले प्लांट होते हैं, जितने भी फलीदार पौधे होते हैं उन सब में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया उनके रूट्स में, रूट नोड्यूल्स में क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो मिट्टी से लिया नाइट्रोजन पहुंचा दिया, अब वो नाइट्रोजन को लीफ तक पहुंचाना है, मतलब मिनरल्स को हमें वहां तक पहुंचाना है, वाटर को भी पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या सिस्टम मौजूद है, जाइलम मौजूद है वहां पर। ये एक्चुअल में क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन पूल डेवलप कर देते हैं। रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शंस, ये सारी चीजें इसमें शामिल होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन पूल, रूट प्रेशर और कैपिलरी एक्शंस के हेल्प से जनरली पहुंचाने का काम करते हैं। मैं आपको यहाँ पर समझाऊं कि जाइलम, जाइलम कहाँ से कहाँ काम करता है, तो आप समझ लें कि रूट से लीव्स तक के लिए काम कर रहा है। रूट से चीजें एब्जॉर्ब कर रहा है और कहाँ पर पहुंचा रहा है, लीव्स तक पहुंचा रहा है, जहां पर हमने बोला फूड बनने का काम शुरू होगा। और फ्लोएम के केस में हम बात कर रहे थे, फ्लोएम ने क्या किया कि जो खाना था वो बन गया, अब उसको पहुंचाना है, मतलब लीफ में खाना बना, तो हमने बोला लीव्स में खाना बना। अब इस खाने को वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी के डिफरेंट हिस्सों तक पहुंचाने का काम करेगा उस खाने को, है ना। अब आप यूं मत दिमाग लगाना, बोले रूट से लीफ तक गया था तो अब फूड बना है तो लीफ से रूट तक आ जाएगा, ऐसा नहीं। फूड की रिक्वायरमेंट तो ऑल ओवर द बॉडी रहेगी ना, तो ऑल ओवर द बॉडी पहुंचाने का काम करेगा वो, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, समझें इस चीज को थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। इंसानों की बात कर दी है यहाँ पर कि इंसानों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जनरली ट्रांसपोर्ट कैसे किया जा रहा है। एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है हमारे पास में, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, जिसमें कि हमने कह दिया लिक्विड फॉर्म में फ्लो, जो अब हमारा ब्लड है वो फ्लो करने का काम कर रहा है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जनरली किसके थ्रू कैरी की जा रही है, ध्यान से समझो। हीमोग्लोबिन में रेड ब्लड सेल्स जो है हमारे लिए, हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन है उसके थ्रू जनरली ऑक्सीजन कैरी की जा रही है। कहाँ से कहाँ कैरी की जा रही है, फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी। अब वो क्यों, क्योंकि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन हमने इनहेल की, लंग्स में थी, वहां से लंग्स से ऑक्सीजन को उठाया और जहां भी रिक्वायरमेंट है एनर्जी को ब्रेक करना है वहां पर हमने पहुंचा दी। आपको अभी मैंने बोला था ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सेल्यूलर प्रोसेस है। सेल्यूलर प्रोसेस है मतलब जिस भी सेल में एनर्जी की जरूरत होगी वहां पर हम ग्लूकोज को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। और ग्लूकोज को अगर ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ ना कि सेल में हो रहा है वो, और एनर्जी रिलीज करेगा, और ग्लूकोज तो तभी ब्रेक डाउन होगा जब ऑक्सीजन पहुंचेगी। ये रेस्पिरेशन मैंने आपको समझाया था। तो ऑक्सीजन उठाई लंग से और पहुंचा दी कहां पर, बॉडी सेल। बॉडी सेल मतलब जहां पर जरूरत है। दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वहां पर बाई प्रोडक्ट के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस उठाकर भी तो लाना है हमें, वापस लंग्स तक पहुंचाना है ताकि लंग्स से हम बाहर निकाल सकें। तो ये जनरली कार्बन डाइऑक्साइड मेनली डिजोल्व फ्रॉम डिजोल्व फॉर्म जनरली ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएगी और उसको हम क्या कर देंगे, बाइकार्बोनेट के रूप में डिजोल्व होगी और उसको हम लंग्स तक, बॉडी सेल से लंग्स तक ला उधर छोड़ देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से क्या हो जाएगी, बाहर निकल देगी, ठीक है। चलो, हाउ इज फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन बींग्स। अभी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पर बात की थी, अब फूड की बात कर रहे हैं कि फूड फूड जनरली हम क्या, हम ये नहीं बोलना चाह रहे हैं कि हमने गोभी खाई, भिंडी खाई, आलू खाई तो आलू को अब दूसरी जगह कैसे पहुंचा रहे हैं, भिंडी को कैसे, ऐसा नहीं बोलना चाह रहे हैं। एक्चुअल में फूड का यहाँ पर सेंस है कि जो फूड के ब्रेक डाउन करने पर जो मॉलिक्यूल्स हमको मिले, एनर्जी मॉलिक्यूल्स जिसको हम बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हम बोल सकते हैं, उनको हम कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, वहां पर ये पूछा जा रहा है। तो आप देखें फूड में यहाँ पर क्लियर कर दिया, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैट्स, ये हमें सारी चीजें कहाँ से मिली, कार्बोहाइड्रेट हो गया, एमिनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, एनर्जी मॉलिक्यूल हो गए, ये सब हमें फूड से मिले। फूड को हमने डाइजेस्ट किया और डाइजेशन के बाद में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम हुआ, उस एब्जॉर्प्शन से हमने इन चीजों को लिया। अब उनको हम कहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड प्लाज्मा टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड प्लाज्मा ने क्या करा, बॉडी के अलग अलग वेरिएबल पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किया, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइकार्बोनेट के फॉर्म में लंग्स तक पहुंचाने का काम कर रहा है और रिलीज करवा रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ स्लाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। देखो सबसे पहली बात तो स्लाइवा, हम बोलते हैं कितनी बार हमें कोई सी पसंद की चीज मिल गई या हमने कोई सा देख लिया, खाना बन रहा है, भूख लग रही है, हमारे मुंह में पानी आ रहा है, एक्चुअल में वो पानी एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहे हैं वहां पर स्लाइवा है, ठीक है। तो स्लाइवा में एक्चुअल में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम, जो कि क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में यानी माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। स्टार्च हायर सेकेराइड्स है, उसको लोअर सेकेराइड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो स्टार्च हमारे लिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, माल्टोज हम कह सकते हैं कि सिंपल मॉलिक्यूल हो गया। फिर माल्टोज को आगे जाकर फिर ब्रेक डाउन कर दिया जाता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में, ठीक है, C6H12O6 में, जनरली ग्लूकोज में, और C6H12O6 वो भी हमारे लिए फॉर्मूला वैसे ही है फ्रक्टोज का, सेम फॉर्मूला है, बाकी फंक्शनल ग्रुप दोनों में अलग अलग है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप आता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप आता है। तो यहाँ समझ में आना चाहिए कि स्टार्च को सिंपल शुगर यानी माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। व्हाट इज पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोला जाता है जनरली इसको, पूरी तरह से हमारी बॉडी में जैसे हमने खाना खाया तो हम ध्यान रख रहे हैं कि हमने चबाया 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 और उसके बाद निगल लिया। अब निगलने पर जब हमने उसको स्वॉलो कर लिया तो वो खाना कहाँ पर पहुंचा, हमारे स्टमक में। अब उसके बाद हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, हम ऐसा नहीं करते कि बोले खाना खा लिया, अब ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छा फूड हमारा स्टमक से इंटेस्टाइन में जाने वाला, तो हम थोड़ा सा इधर तिरछे हो जाएं, फिर अब इंटेस्टाइन के इस कॉर्नर पर आ गया, अब इधर घूमना पड़ेगा, इधर मुड़ना पड़ेगा, तो अब इधर जाएगा, ऐसा हमको ध्यान नहीं रखना पड़ता है। एक्चुअल में वहां पर रिदमिक मूवमेंट चलता रहता है, खुद ब खुद हमने खाने का काम था, चबाने का काम था, कर दिया, बाकी फिर बॉडी में उस फूड को कहाँ पर कैसे पहुंचाना वो बॉडी खुद ब खुद कर लेती है, इस मूवमेंट के थ्रू, इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं इसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट। एक क्या है एक्चुअल में, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्शन। तो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्शन ऑफ द मसल से, कौन सी मसल की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनल की कर रहे हैं, बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट एलिमेंट्री कैनल जो होती है वो एलिमेंट्री कैनल है। तो ये क्या करती है, पुशेस द फूड फॉरवर्ड, फूड को आगे बढ़ाने का काम करती जाती है। डाइजेशन होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और लास्ट में वेस्टेज भी हमने एनस के थ्रू निकाल दिया। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की तरह काम हो के लिए कारण ही यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एरोबिक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत बार आया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताना, हमारे लिए नाम से ही क्लियर है, बस थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। जनरली हम एयर की स्पेलिंग लिख देते हैं तो हम बोलते हैं एयर, AIR डाल देते हैं, ये ध्यान रखेंगे AEROBIC है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हो रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एब्सेंस ऑफ दी एयर हो रहा है। तो देखें ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, ग्लूकोज पूरी तरह से कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और ज्यादा अमाउंट ऑफ द एनर्जी निकलती है, लगभग लगभग कितनी, तो हम बोल सकते हैं 38 ATP। एटीपी क्या बोलते हैं जनरली, इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी, है ना। हमारे इंडिया में रुपया चलता है ना, कहीं पर डॉलर चल रहा है, कहीं पर कुछ चल रहा है, रियाल चल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया में रुपया चलता है, बॉडी के अंदर एटीपी चलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक्चुअल में ट्राइफॉस्फेट एटीपी एनर्जी देने का काम करती है, ट्राइफॉस्फेट एनर्जी देने के बाद में एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है ना, डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वापस से ये गेन करता है, फिर एटीपी में जाता है, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिल रही है, 38 एटीपी के करीब एनर्जी हमको मिल रही है, किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। एनएरोबिक में जनरली ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एक्सेंस मतलब पूरी तरह से ग्लूकोज टूटता नहीं है, ये पार्शली ब्रेकडाउन ग्लूकोज का होता है, और क्या बना देता है, एल्कोहल बना देता है, लैक्टिक एसिड बना देता है, इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जनरली लगभग लगभग हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 2 एटीपी। आप देखें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही थी, और यहाँ पर हमारे पास में कितनी कम एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है, देखो आपको मैं यहाँ पर भी समझाऊँ थोड़ा सा, हालांकि नीचे डायग्राम आ रहा है कि मसल्स में होता है, ठीक है, मसल्स में होता है, लैक्टिक एसिड जमा होता है, हम कहीं पर एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते और एक रोज में ही हमने बहुत सारे पुशअप लगा लिए, डंबल्स लगा लिए, तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, हाथ पैर दर्द करने लग रहे हैं, वो हमारे लिए लैक्टिक एसिड वहां पर जमा हो गया, क्योंकि 100% वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन नहीं हुआ था, ठीक है, ये इस समय भी होता है, आगे समझेंगे इसको। चलो व्हाट इज द एक्सक्रीशन, एक्स
एग्जिट से याद रख सकते हैं, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, एक्सक्रीशन मतलब कि वेस्टेज का बॉडी से बाहर निकाल देना, एक्सक्रीटरी कहलाता है। ऐसे किडनी का एक्सक्रीटरी यूनिट पूछा कि भैया एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स में जा सकता है क्वेश्चन। तो एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई उसमें दो तरह की होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो कुछ चीजें बन रही होती है, कुछ चीजें टूट रही होती है, यानी एनाबॉलिक कैटाबॉलिक हो रही है, ये हमारे लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में बॉडी में जो वेस्टेज बना उस वेस्टेज को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। और फंक्शनल यूनिट किडनी की पूछिए, किडनी की यूनिट जैसे हमने बिल्डिंग बनाई, तो उस पूरी बिल्डिंग की यूनिट होती है एक ईट, एक ब्रिक, ठीक है, वो एक ईट एक यूनिट हो गई। तो ऐसे ही हमने बोल दिया कि किडनी के लिए यूनिट पूछा है तो वो हमारे लिए कौन है, नेफ्रॉन। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, डायग्राम आ रहा है इसका आगे। चलो आगे क्वेश्चंस पर बात करते हैं। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड एंड एलिमिनेटेड। यूरिन बन कैसे रहा है और उसको एलिमिनेट भी कैसे किया जा रहा है, ये भी पूछा, बाहर कैसे निकाला जा रहा है, बॉडी से रिमूव कैसे किया जा रहा है। तो ब्लड फिल्टर्ड इन द ग्लोमेरुलस, ये नेफ्रॉन का फंक्शन आ रहा है ना, ये नेफ्रॉन है एक्चुअल में। ग्लोमेरुलस क्या होता है वहां डायग्राम में हम समझेंगे। तो ब्लड इज फिल्टर्ड इन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में ब्लड क्या होता है, फिल्टर किया जाता है। यूजफुल सब्सटेंसेस जितने भी हो जाए होंगे वो जनरली ब्लड को वहां पर 100% फिल्टर कर दिया जाता है, मतलब यूजफुल वेस्ट सब हटा दिया जाता है, ब्लड प्योर कर दिया जाता है 100%। फिर वापस क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जनरली जो चीजें यूजफुल है उसको वापस ब्लड में मिलाया जाता है, तो इसलिए बोला जा रहा है रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां पर। और बाकी बचा हुआ वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में यूरिन इन द ट्यूब्यूल्स कलेक्ट हो जाएगा। अब ये कलेक्ट हो गया मतलब हमें इसको बाहर निकालना है, तो इसको फिर हम क्या करेंगे कि यूरिन पासेस थ्रू द यूरेटर्स टू द यूरिनरी ब्लैडर। आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में समझेंगे यूरेटर किसको बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, ये समझ में आएगा वहां पर। तो यूरिनरी ब्लैडर में हम जनरली उसको क्या कर देते हैं, पहुंचा देते हैं, और वहां से थ्रू द यूरेथ्रा हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं उस यूरिन को। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक पथ हो गया जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टोमेटा, स्टेट देयर फंक्शंस। स्टोमेटा किसको बोल रहे हैं, उनके काम भी बताना है। तो स्टोमेटा जनरली पत्तियों में जो कह सकते हैं रंध्र, जो छेद पाए जाते हैं जिसके बेसिस पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो स्मॉल स्मॉल पोर्स बोल सकते हैं कि स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स, लीव्स के ऊपर जनरली हम कह सकते हैं मौजूद होते हैं। किससे सराउंडेड होते हैं, बाय द गार्ड सेल्स, इसका भी डायग्राम अभी आ रहा है, गार्ड सेल से सराउंडेड होंगे। दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज होने में मदद कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, ऑक्सीजन को बाहर कर दी, ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है वहां पर, तो इसके बेसिस पर डिफ्यूजन भी हो रहा है, तो ये सारी प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड एंड देयर फंक्शंस। ब्लड किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, दूसरा है कि उसका काम क्या है। तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, ब्लड हम बोलते हैं जनरली ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हमने बोला क्या, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोल सकते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स बोल सकते हैं, डब्ल्यूबीसी। तो रेड ब्लड सेल्स का काम है ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। अभी मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन पार्ट जनरली ब्लड की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ब्लड में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा हीमोग्लोबिन, और उसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो ये आरबीसी का काम है यहाँ पर। डब्ल्यूबीसी क्या कर रही है, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए मदद कर रही है, ये मतलब हमारे लिए बॉडी के फ्रीडम फाइटर हैं, यूं समझ लें, है ना। बॉडी को डिसीज फ्री रखने का काम कर रहे हैं, इसलिए फ्रीडम फाइटर कहलाते हैं। ये जनरली फाइट करते हैं इन्फेक्शन से, कोई सा बाहर से एंटीजन आ गया हमारी बॉडी में, कोई सा बाहर से इन्फेक्शन आ गया, कोई सा बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो गया, तो लड़ने का काम यही करेंगे डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, कोई सा जख्म हो गया तो ये क्या कर देंगे, वहां पर फाइब्रिनोजन के बेसिस पर फाइब्रिन बनाने का काम करेंगे, इस तरह से ब्लड को क्लॉट कर देंगे। क्या अब ये क्लॉटिंग जमा दी, अब इसमें से ब्लड पार्टिकल्स बाहर नहीं आ पाएंगे, तो ब्लड का थक्का जम जाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, डेंसिटी जब हो जाएगी, और ब्लड बाहर बॉडी से और ज्यादा बाहर बहकर जाने से नुकसान जो हो रहा है उस नुकसान को रोकेंगे। प्लाज्मा का काम क्या है, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड्स को, हार्मोन्स को। अभी अपन ने बात करी थी ऊपर कि फूड एब्जॉर्ब कर लिया, अब जो भी फूड एब्जॉर्ब किया है, नरिशमेंट जो भी आया उसको प्लाज्मा ही ट्रांसफर कर रहा है पूरी बॉडी में।
सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी उसको वापस रिमूव करवाने का काम भी ये जनरली लंग्स तक ले जाकर देने का काम कर रहा है। तो प्लाज्मा का ये रोल है। तो ये कंपोजिशंस भी हो गई ब्लड की और उनका रोल भी हो गया कि उसका काम क्या है। वाई ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल नेसेसरी इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये इनकी जरूरत मटेरियल जितने भी हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स नेसेसरी इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स बोलना चाह रहे हैं। मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना जरूरी क्यों है एनिमल्स में और प्लांट्स में? तो ये नेसेसरी इसलिए है, फूड वाटर ऑक्सीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें क्या चाहिए, हर सेल लेवल पर काम करना है। तो हम बोल रहे हैं टू ऑल द सेल्स एंड रिमूव द वेस्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। ट्रांसपोर्ट इसलिए जरूरी है ताकि हम क्या कर सकें, फूड वाटर ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचा सके। दूसरा, उस सेल में जो भी वेस्टेज बना उस वेस्टेज को बाहर निकाल सके। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनना जरूरी है और ये टू वे ही होता है। टू वे मतलब प्लांट में भी हमने बोला जाइलम फ्लोएम एक ले जाने का काम कर रहा है, एक लाने का काम कर रहा है। इन द सेम वे ब्लड हमारे लिए दोनों ही काम कर रहा है, टू वे है, ले जाने का भी काम कर रहा है, लाने का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बॉडी में जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। सब देखो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। ये वापस डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, वहां पर उसकी डेफिनेशन बेस्ड था। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक कहाँ पर होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। यहाँ पर प्रेजेंस है ऑक्सीजन की तो एरोबिक कहला रहा है, एनएरोबिक में हम क्या करेंगे, एब्सेंस की पर बात करेंगे। यहाँ पर ग्लूकोज का पूरी तरह से ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है कंप्लीटली। लेकिन यहाँ पर जनरली पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं होता, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का और ग्लूकोज एल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा यीस्ट में। लेकिन अगर मसल्स में हो रहा होगा तो लैक्टिक एसिड बनाएगा। अभी मैंने आपको समझाया, मैंने बोला भी कि नीचे आ रहा है डायग्राम। 38 एटीपी बनते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल ज्यादा बन रहे हैं, और 2 एटीपी बन रहे हैं यहाँ पर मैं कम एनर्जी मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है, चलो ये समझ चुके हैं हम लोग, इसके हम आगे चलते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा क्या होते हैं अभी अपनों ने समझा है ना, लिप्स पर होते हैं, लिप्स के ऊपर सरफेस पर मौजूद होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज करने का काम करते हैं। तो काम ही यही है उनका। देखो फंक्शन पूछा तो गैसेस एक्सचेंज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को लेन देन करने का काम करेंगे। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ली, जो बनी हुई ऑक्सीजन उसको बाहर निकाल दी। लॉसेस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द ट्रांसपिरेशन, जनरली लॉस ऑफ वाटर वेपर्स कर रहे हैं जनरली थ्रू द ट्रांसपिरेशन। एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर अगर बॉडी में है तो उसको क्या कर देंगे, ट्रांसपिरेशन से बाहर कर देंगे। तो ये भी स्टोमेटा का ही काम है। नेक्स्ट दे रखा है स्टेट द फंक्शंस ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन अभी हम लोगों ने बोला था कि ये एक्चुअल में क्या यूनिट है किडनी की, है ना, इट इज द यूनिट ऑफ किडनी। तो फंक्शंस ऑफ द नेफ्रॉन्स दे रखे हैं कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन का एक पार्ट है ग्लोमेरुलस जिस पार्ट पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिर बोल रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज एमिनो एसिड वाटर। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लड को पूरी तरह से प्योर कर दिया, उसके बाद जो भी यूजफुल चीजें वापस ब्लड को दे दी और वेस्टेज को अलग कर दिया। तो ये वापस से रीएब्जॉर्प्शन का भी काम करवाते हैं। सिक्रीशंस ऑफ वेस्टेज इनटू द रीनल ट्यूब। अब जो वेस्टेज जो कलेक्ट किया उसको रीनल ट्यूब में पहुंचाएंगे और रीनल ट्यूब से हम फिर कहते हैं कि बाहर कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए जनरली कहाँ आ जाएगा, ये यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं हम। दूसरा के फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को फॉर्म भी कर रहे हैं। एक्चुअल में किडनी, ये नेफ्रॉन उसकी यूनिट है, मैं किडनी की बोल रहा हूँ कि किडनी में जनरली नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई। तो किडनी क्या करती है, बॉडी के ब्लड सर्कुलेशंस के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर लेती है कि बॉडी में पानी की कमी हो रही है या पानी एक्सेस है। अगर वाटर लेस अमाउंट में है तो किडनी ज्यादा लॉस को रोकने का काम करती है। तो उस दौरान हमारे लिए जो यूरिया एसिड फॉर्म में सिक्रीट हो रहा है तो हमें पेशाब में जलन होने लगती है। उससे हमें इंडिकेशंस मिलता है कि जलन क्यों हो रही है, क्योंकि वाटर लेवल डाउन हो गया। वहीं पर अगर हम पानी सफिशिएंट मात्रा में पीते हैं, पानी की कमी नहीं है शरीर में, तो एक्सेस अमाउंट अगर वाटर है तो उसको ज्यादा अमाउंट पानी को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। क्योंकि बॉडी में ज्यादा अमाउंट की वाटर भी जनरली क्या जरूरी जरूरत नहीं है, नुकसान ही करेगा। तो उसको भी क्या कर देगी, निकाल देगी। तो ये वाटर लेवल को मेंटेन करती है कि अगर कम है तो लॉस को होने से रोकेगी, अगर ज्यादा है तो उसको निकाल देगी। तो ये किडनी का रोल है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, देखो यहाँ पर आपको मैंने आपको बताया था कि अभी आगे आ रहा है, हम समझ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंट वे टू ग्लूकोज ऑक्सीडाइज टू द
प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ग्लूकोज को कैसे ऑक्सीडाइज किया जाता है। तो अभी आपको एरोबिक और एनएरोबिक के दो कॉन्सेप्ट समझाए थे। एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है और एनएरोबिक में विदाउट द ऑक्सीजन हो रहा है। ग्लूकोज पूरी तरह से टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एनर्जी दे रहा है। यहाँ पर ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूट रहा है, ये इनकम्प्लीट पार्शियली ब्रेक डाउन हो रहा है और क्या बना रहा है, एल्कोहल बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर एनर्जी दे रहा है। ये किसमें, यीस्ट में। ये यीस्ट में, यीस्ट आपने सुना होगा, यीस्ट क्या है हमारे लिए, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि हमने जलेबी बनाने के लिए खमीर उठाया, आधे आटे को हमने सड़ाया, कुल मिलाकर फर्मेंटेशन की प्रोसेस की। अब फर्मेंटेशन की प्रोसेस कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है कि वो आटे में यीस्ट हमने जो डाले थे, वो यीस्ट क्या हो रहे हैं जनरली, विदाउट द ऑक्सीजन जनरली वहां पर क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। विदाउट द ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहां पर कंप्लीटली ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन रही है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। ऐसे ही मसल्स की बात करते हैं, लेक ऑफ ऑक्सीजन है एक्चुअल में, ठीक है। ऑक्सीजन तो मिल रही है लेकिन इतनी नहीं मिल रही है कि जितनी चाहिए हमें। जैसे हमने कोई सा रनिंग का काम करा, हम दौड़ कर आए तो आपने देखा होगा कि दौड़ते दौड़ते हम इतने थक जाते हैं कि हमें पूरा मुंह खोलकर सांस लेने की जरूरत पड़ती है, हम पूरा ब्रीदिंग रेट बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ज्यादा एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है और ज्यादा एनर्जी को लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा क्यों, क्योंकि हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी ऑब्टेन कर सकें। तो हम पूरा मुंह खोलकर सांस लेना शुरू कर देते हैं, ऑक्सीजन ब्रीदिंग शुरू कर देते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देते हैं। अब लेकिन हमने तो अपनी तरफ से काम किया, लेकिन उतनी जल्दी ऑक्सीजन जहां पर रिक्वायरमेंट है उतनी ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पहुंच नहीं पाती। तो मसल्स में क्या होता है कि पार्शियल ऑक्सीजन पहुंची तो पार्शियल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है लेक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो वहां पर ग्लूकोज हमारे लिए जनरली लैक्टिक एसिड बना लेता है, जिसके कारण हमें हाथ पैरों में दर्द होने लगते हैं। अगर दौड़ कर आए तो पैर दर्द कर रहे हैं, पुशअप लगा लिया हाथ दर्द कर रहे हैं, तो ये जनरली लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण वो पेन क्रिएट होता है। एनर्जी वहां पर भी रिलीज हो रही है। तो ये स्टोर, इधर थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये स्टम हमारे लिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एल्कोहल बन रहा है। ऑक्सीजन नहीं है, विदाउट द ऑक्सीजन काम हो रहा है, एल्कोहल बन रहा है। दूसरा, मसल्स में जनरली लैक्टिक एसिड बन रहा है क्योंकि ऑक्सीजन है लेकिन सफिशियंट नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये देखो 6 कार्बन, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को, जिसको हम बोल रहे हैं ग्लूकोज को, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में, जिसको हम बोल रहे हैं पाइरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये पाइरुवेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उनके बेसिस पर अलग अलग होता है। कि देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में मतलब पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगी, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा निकलेगी, मैंने आपको बताया था 38 एटीपी बनेगी। फिर लेक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में हो रहा है, मसल्स में जनरली यहाँ पर लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगी, एनर्जी यहाँ पर भी कम मिलेगी। यहाँ पर बात करें एब्सेंस ऑफ यीस्ट की बात करते हैं, ऑक्सीजन है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो एल्कोहल बन रहा है, एथेनॉल जिसको बोल रहे हैं, और साइड में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पर केवल 2 एटीपी जनरली डेवलप होगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। व्हाट इज द रोल ऑफ स्लाइवा इन द डाइजेशन। अभी ऊपर भी अपनों ने इस चीज को समझा था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पर। स्लाइवा कंटेन्स द स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम। स्लाइवा में स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, स्टार्च को, यानी जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म था उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने का काम करता है। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ेगा, फिर माल्टोज आगे जाकर फिर ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम इसका है कि इट ऑल्सो मॉइस्चन द फूड फॉर इजीली सॉल्विंग। ये हमारे मुंह में जो सिक्रेट हो रहा है, हमारी जो स्लाइवरी ग्लैंड जो सिक्रेट कर रही है, हम बोल रहे हैं पानी आ रहा है, एक्चुअल में चबाने के दौरान हम उस फूड को क्या कर देते हैं, पूरा मॉइस्चन कर देते हैं। मॉइस्चन कर देते हैं मतलब क्या, उसमें नमी ला देते हैं ताकि वो निगलने में, स्वालो करने में आसानी हो, हमारे लिए कोई से रैशेस वगैरह यहाँ पर न बन जाए, स्क्रेचेस ना आ जाए फूड पाइप में, तो उसको निगलना आसान हो जाए। तो ये वहां पर एक स्लिपरी कंडीशन दे रहा है ताकि आप इजीली वो स्लिप होकर स्टमक तक पहुंच जाए। नेक्स्ट दे रखा है, नेम द पिगमेंट फाउंड इन द लीव्स इन द ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। स्टडी द फंक्शन। पिगमेंट वही है हमारे लिए क्लोरोफिल जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ये क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। ट्रैप मतलब वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। तो सन एनर्जी को ट्रैप करी और उसको फिर क्या कर देगा, जनरली कन्वर्ट करेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, सनलाइट के से एनर्जी लेकर के इसमें ग्लूकोज में। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये। तो मैंने आपको समझाया कि सनलाइट है तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका डायग्राम भी आपको बनाना है ना। अभी डायग्राम वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चंस ही चल रहे हैं, तो अभी ध्यान से समझेंगे कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
डायग्राम आपको बनाना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। माउथ है, इसोफेगस है, इसोफेगस हम फूड पाइप बोलते हैं इसको, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस, ये पूरा सीक्वेंस है। तो पूरे एलिमेंट्री कैनल का क्या है, पूरा सीक्वेंस है। इसके अलावा कुछ एसेसरी ग्लैंड्स जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनल में जुड़ी हुई होती है, इस पूरे पाइप में हमारी जुड़ी हुई होती है एसेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मतलब उन्हें बोला जाता है जो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को, हार्मोन्स वगैरह को रिलीज करने का काम करती है। तो देखो, सबसे पहली आती है लीवर, फिर आता है पेंक्रियाज, और फिर आती है हमारे लिए स्लाइवरी ग्लैंड। ये तीन हमारे पास में पूरी फूड के लिए जुड़ी हुई चीजें हैं कि जो एसेसरी ग्लैंड्स है, एसेसरी मतलब एडिशनल, जो कि हमारे लिए एलिमेंट्री कैनल से अटैच हो रही है, जो कहीं ना कहीं अपने हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करती है। तो मैं अगर इसको सीक्वेंस में बताऊं तो सबसे पहले आता है स्लाइवा, जो कि हमारे मुंह में ही, ठीक है। तो स्लाइवरी ग्लैंड हमारे लिए मौजूद होती है। तो देखें, टंग, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये पूरा एक सीक्वेंस हमको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या हो रहा है, गाल ब्लैडर हमारे पास में मौजूद है। जनरली लीवर होता है, लीवर जो अपना बाइल जूस डेवलप करता है, उस बाइल जूस को स्टोर करने का काम गाल ब्लैडर करता है। यानी बनाने का काम लीवर कर रहा है, स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, गाल ब्लैडर कर रहा है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया कि एक एसेसरी ग्लैंड हो गई, जो कि लीवर है, जो कि सिक्रेट बनाने का काम कर रहा है। ऐसे पेंक्रियाज हो गया, जो कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एक पत्ती की तरह एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हमारे लिए। ये हमारा क्या है, पेंक्रियाज है। पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, साथ में ये हमारे शुगर लेवल को भी मेंटेन करने के लिए इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है। कितने ही लोगों में डायबिटिक पेशेंट की बात कर रहा हूँ कि कितने ही डायबिटिक पेशेंट में जनरली इंसुलिन का लेवल कम या ज्यादा होता है, तो हम उसको मेंटेन करते हैं। और कितनी ही बार ऐसा होता है कि उनका पैंक्रियाज जनरली इंसुलिन डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो फिर एडिशनल बाहर से हम क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, ताकि उनके शुगर लेवल को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। तो ये हमारे लिए फूड को डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। जनरली पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट कर रहा है, जो कि येलोइश इन कलर का होगा। हम जो पोटी देखते हैं तो वो भी कलर येलोइश इन कलर होता है, वो पैंक्रियाटिक जूस के कारण ज्यादातर येलोइश इन कलर होता है, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम के साथ में हमें पूरा सीक्वेंस याद रखना है, उसका पथ याद रखना है कि कब कहाँ पर क्या हो रहा है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर बात करते हैं कि लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। अभी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किडनी की यूनिट है ये एक्चुअल में। तो डायग्राम में क्या है, देखो, बोमन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है, लूप ऑफ हैनले है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, और कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि स्टार्टिंग हमारे लिए यहाँ से हो रही है, जहां पर आपको इस तरह का कप शेप दिखाई दे रहा है। ये कप शेप जो दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, इस पोर्शन से हो रही है। ये हमारे लिए बोमन कैप्सूल है। मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ। फर्स्ट है ये हमारे लिए बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के अंदर आता है ग्लोमेरुलस, जहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम होता है। आपने ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस दो तीन बार पढ़ा है ऊपर कि ब्लड, ये देखो यहाँ पर सारे पूरी आर्टरीज आकर क्या कर रही है, पूरी कैपिलरीज फॉर्मेशन में चली गई। तो यहाँ पर क्या होगा कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड 100% प्योरीफाई कर दिया जाएगा, चाहे वो यूजफुल चीजें हैं या फिर वेस्टफुल चीजें, सभी को हटा दिया जाता है। फिर बाद में यूजफुल चीजों को वापस से क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम होगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल पर बात हो गई। प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ये हमारे लिए पूरी तरह से दिखाई दे रही है कि ये हमारे लिए प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है जो दिखाई दे रही है। और ये जो नीचे से घूमकर वापस जा रहा है, ये हमारे लिए हैनले लूप है, ये हैंडल लूप है। और ये वाला जो पॉइंट्स आ जाता है यहाँ पर वापस से हमारे लिए, ये डीसीटी का आता है, यानी हम बोलते हैं इसको डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो कि कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ होता है। तो ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हो गया, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ है। जो भी वेस्टेज इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जनरली हम आगे पहुंचा देते हैं, कलेक्ट कर लेती है ये, और आगे फिर बॉडी से बाहर निकालने के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पर यूरिन को ही सिक्रेट करने की बात करेंगे, किडनी है क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट है लेवल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। सारे डायग्राम चल रहे हैं, मैंने आपको बताया डायग्राम आएंगे। तो डायग्राम में देखो कि डायग्राम शुड बी इंक्लूडेड, क्या क्या चीजें होना चाहिए, गार्ड सेल होना चाहिए, स्टोमेटल पोर होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, सेल वॉल होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। तो आपको सारी चीजें दिख रही है, गार्ड सेल दिखाई दे रही है हमारे लिए, स्टोमेटल पोर दिखाई दे रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है। क्लोरोप्लास्ट में हम अंदर यूं बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियस भी हमें दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस भी हमारे लिए मौजूद है। ये गार्ड सेल में भी ये ध्यान से समझे कि इनर वाली जो लेयर होती है गार्ड सेल की, वो थिक होती है।
ये जो लेयर होती है वो क्या होती है, थिक होती है। और आउटर लेयर जो होती है, आउटर लेयर ये कैसी होती है, ये थीन होती है। ठीक है, क्योंकि जब हम बाहर से वाटर और आयंस का कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंक्रीज करेंगे तो ये स्वेलअप होगी, फूलने लगेगी। तो यहाँ पर इसके इनर वॉल पर प्रेशर बनेगा तो ही तो स्टोमेटापोर ओपन होंगे। ओपन होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो वहां पर मोटाई वाली वॉल का होना जरूरी है। ऐसे ही जब चीजें बाहर निकल जाएगी, वाटर मिनरल्स बाहर हो गए, तो ये क्या हो गई, श्रिंक हो गई, जिसके कारण स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएंगे। जनरली ग्रासेस में, घास में अगर बात कर दें तो ग्रासेस में जनरली डम्बल शेप्ड क्या होती है, डम्बल शेप्ड स्टोमेटल पोर होते हैं। ठीक है, इस तरह से जनरली डम्बल शेप्ड स्टोमेटल पोर होते हैं ग्रासेस में। ठीक है, ग्रासेस में इस तरह से आप देखो डम्बल शेप्ड हो रहे हैं, तो इस तरह के पोर होते हैं ग्रासेस में। ठीक है, तो डम्बल शेप्ड ग्लासेस में आएंगे, ग्रासेस। ठीक है, ग्रास। हाउ डज द अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? अमीबा को अपना खाना कैसे मिलता है, यहां पर क्वेश्चन दे रखा है। तो अमीबा टेक्स फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड द फेगोसाइटेसिस। फेगोसाइटेसिस प्रोसेस के थ्रू जनरली वो क्या करता है, अपना फूड ऑब्टेन करता है। इट एक्सटेंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं सुडोपोडिया, नकली पैर जो बोल रहे हैं हम लोग, एक्चुअल में ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। इसके पास इतने ऑर्गन होते नहीं है, ये एक ही सेल है, एक ही सेल है ना, यूनिसेल्युलर है। एक ही सेल को इसको सब कुछ करना है, अपना रिप्रोडक्शन भी शो करना है, अपना मूवमेंट भी शो करना है, डाइजेशन भी करना है, सारी चीजें एक ही सेल को करना है। ठीक है, तो ये जनरली क्या करता है, मूवमेंट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए या फूड आइटम के पास में जाने के लिए ये क्या करता है, सुडोपोडिया है ना, फॉल्स फिट जिसको अपन बोलते हैं, वो डेवलप करता है। कहाँ पर, अराउंड द फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ। और फिर उसको क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। फूड इज इनगल्फ इनटू द बॉडी फॉर्मिंग द फूड वैक्यूल। और बॉडी में जैसे ही वो फूड को इनगल्फ करेगा, निगलेगा, तो फूड वैक्यूल बन जाएगा, फूड के चारों तरफ एक खाली जगह। उस फूड वैक्यूल में फिर वो एंजाइम्स रिलीज करेगा, और एंजाइम्स रिलीज करके उस फूड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट वाली चीजों को जितना भी नरिशमेंट मिलेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी वेस्टेज को रिमूव कर देगा बॉडी से। तो ये उसकी पूरी प्रोसेस है। इसका डायग्राम है यहाँ पर, तो डायग्राम के बेसिस पर भी हम समझेंगे। यहाँ पर दे रखा है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ अमीबा। अमीबा में किस तरह से प्रोसेस होती है डाइजेशन की, तो देखो अमीबा क्या करेगा, सराउंड द फूड विद द सुडोपोडिया। सुडोपोडिया से अपने पैरों से पूरी तरह से क्या करेगा, फूड को कवर कर लेगा, फूड वैक्यूल्स बना लेगा। फिर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा इनटू द फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स में डाइजेस्टिव जूस, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जूस सीक्रेट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, सिंपल फॉर्म में और सॉल्युबल फॉर्म में, ताकि क्या कर सके, वो एब्जॉर्ब कर सके, सीधा सीधा नरिशमेंट को एब्जॉर्ब कर सके, ग्लूकोज एमिनो एसिड बना लेगा वो। The digested food diffuse into the cytoplasm and is used for the growth and energy। जो फूड आया जैसे ग्लूकोज और एमिनो एसिड, ये क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, और वहां पर वो ग्रोथ और एनर्जी के लिए यूज हो जाएंगे। और अनडाइजेस्टेड फूड को वापस से क्या कर देगा, बॉडी से फूड वैक्यूल के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। रोल ऑफ फूड वैक्यूल्स अमीबा में, इसका क्या यूज है, फूड वैक्यूल्स मतलब खाने के चारों तरफ वो खाली जगह जो बना ले रहा है, जिसको अपन बोल रहे हैं वैक्यूल्स, इसका क्या रोल है। तो द फूड वैक्यूल्स वर्क लाइक द टेम्परेरी स्टमक। वो एक टेम्परेरी स्टमक की तरह काम कर रहा होता है, क्योंकि हमने हमारा डाइजेशन कहाँ पर किया, स्टमक में किया। तो स्टमक में हमने क्या किया, रेनिन, एचसीएल, पेप्सिल, जो भी एंजाइम्स हम वहीं पर सीक्रेट करते हैं, तो वो एक टेम्परेरी स्टमक बना लेता है, जिसमें कि वो एंजाइम सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको बोल रहे हैं, और डाइजेशन का काम कर रहा है। इट हेल्प द डाइजेशन ऑफ फूड बाय द स्टोरिंग एंड ब्रेकिंग इट डाउन इनटू द डाइजेस्टिव जूस। ये दही रखा है यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो यहाँ पर डायग्राम आ गया, आप डायग्राम से समझ लें कि अमीबा में न्यूट्रिशंस के लिए क्या प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें दे रखी। फूड पार्टिकल्स हैं, सुडोपोडिया है, सुडोपोडिया ने फॉल्स फिट जो कि फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ बनाते हैं, फिर वही वैक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तो उसको अपन बोलते हैं फूड वैक्यूल्स है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सब कुछ है। देखो पहले तो ये फूड पार्टिकल्स था, ये फूड पार्टिकल्स है। इस फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ क्या कर रहा है, ये अपने सूडोपोडिया डेवलप कर रहा है। इस फूड के चारों तरफ क्या कर दिया उसने, सूडोपोडिया बनाया, इन्हें नकली पैर बनाए। फिर सूडोपोडिया मिलकर एक हो गए, मतलब यहाँ पर एक खाली जगह वाला एक वैक्यूल बन गया। फिर यहाँ पर उसने डाइजेस्टिव एंजाइम इंटर करवाया, ताकि फूड डाइजेस्टिव एंजाइम से सारा नरिशमेंट डाइजेशन किया जा सके, और नरिशमेंट को फिर साइटोप्लाज्म में लाया जा सके। और फिर इस फूड वैक्यूल्स के वेस्टेज को हम पूरी तरह से क्या कर देख रहे हैं कि बाहर निकाल दे रहे हैं। यही प्रोसेस है। तो जिसमें पहले इंजेक्शन किया, बॉडी के अंदर लिया फूड को, फिर उसका डाइजेशन किया, फिर उस डाइजेशन के बाद में जो चीजें निकली उसको साइटोप्लाज्म में लाकर एब्जॉर्प्शन का काम किया।
एसिमुलेशंस किया, एसिमुलेशन मतलब वो ग्रोथ कर रहा है उसका नरिशमेंट ऑपरेंट करने के बाद में, और फूड को क्या कर दे रहा है, जो वेस्टेज है उसको इजेशन करने का काम कर रहा है, बॉडी से निकाल देने का काम कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज डाइजेशन इन अमीबा डिफरेंट फ्रॉम द डाइजेशन इन द ह्यूमंस? ह्यूमंस और अमीबा के डाइजेशन में डिफरेंस क्या है ये बोलना चाह रहे हैं। तो अमीबा डाइजेशन इज इंटरसेल्यूलर, हम अभी आपको एक चीज बोली थी मैंने, याद हो तो, कि अमीबा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास सब कुछ करने के लिए एक ही सेल है, एक ही सेल है, रिप्रोडक्शन उसी सेल को करना है, मोशन उसी सेल को करना है, डाइजेशन उसी सेल को करना है, सब कुछ के लिए एक ही सेल है। तो इसका जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर हो रहा है, इंट्रासेल्युलर, इनसाइड द फूड वैक्यूल्स हम बात कर रहे हैं, विद इन द सेल डाइजेशन हो रहा है, सेल के अंदर फूड वैक्यूल्स बनाया वो, जो कि एक फॉल्स स्टमक हो गया उसका, उसमें डाइजेशन हो रहा है। ऐसे ही ह्यूमन में बात कर रहे हैं कि डाइजेशन के लिए एक्चुअल में डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेल्युलर है, सेल के अंदर नहीं हो रहा है, स्टमक के अंदर हो रहा है, फिर जो एब्जॉर्प्शन आया उस एब्जॉर्प्शन को हमने जो मिनरल्स वगैरह निकले उसको सेल के अंदर पहुंचा रहे हैं। तो आउटसाइड ऑफ द सेल कहां पर हो रहा है, एलिमेंट्री कैनल में हो रहा है, हमने बोला स्टमक में डाइजेशन का काम हुआ। एक्चुअल में एक सा क्वेश्चन भी बनता है कितनी बार ऑब्जेक्टिव में कि कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। अमीबा हैज नो स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन, उसके पास में कोई भी डाइजेस्टिव ऑर्गन स्पेशलाइज्ड नहीं है। ह्यूमन के पास में एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, जिसमें हम पढ़ते हैं पूरी एलिमेंट्री कैनल को, पूरी एलिमेंट्री माउथ से लेकर एनस तक पूरी एलिमेंट्री कैनल है, जिसमें बहुत सारी एसेसरी डग, जिसको हमने पढ़ा था, लीवर है, स्लाइवरी ग्लैंड्स है, पेंक्रियाज है, ये सब आकर जुड़ती है, ठीक है, जो कि सिक्रीशन करने का काम करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर है, और आना ही चाहिए एक्चुअल में। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं, उस हार्ट का डायग्राम भी हम समझेंगे, अभी डायग्राम भी आएगा। पहले सिंपल सी बात कर रहे हैं, डबल मतलब दो बार, सर्कुलेटरी मतलब सर्कुलेट हो रहा है, ऐसा सिस्टम, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम है हार्ट हमारे लिए, कार्डियक जिसको अपन बोल सकते हैं, है ना, कार्डिया भी बोला जाता है, कार्डियक भी बोला जाता है। तो कार्डियक हार्ट, हम जो हार्ट हमारा है, वो हार्ट में एक्चुअल में क्या हो रहा है कि डबल सर्कुलेटरी, यानी एक ही बार ब्लड दो बार इंटर कर रहा है, ट्वाइस द बॉडी हार्ट इंटर कर रहा है ब्लड, तो इससे वो क्या कह रहा है, जनरली डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहला रहा है। In the human blood passes through the heart twice during the one complete circulation. एक कंप्लीट सर्कुलेशन में ब्लड दो बार इंटर हो रहा है हमारे हृदय में, इसलिए जनरली इसको हम बोल रहे हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। दो बार कैसे हो रहा है तो आप यहाँ पर भी समझें, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है, दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो रहा है। हम जनरली बोलते हैं डायस्टोल सिस्टोल, है ना, एक्चुअल में वही चीज बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। राइट साइड का जो हार्ट है हमारा, वो एक्चुअल में डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को लंग्स में पहुंचाएगा, ताकि भैया उसमें ऑक्सीजन लाई जा सके, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो लंग्स में पहुंचाएगा ताकि ऑक्सीजन वहां पर मिल जाए। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इसको पहुंचाने के लिए वहां पर पल्मोनरी आर्टरी होती है, और भी अपन नीचे बात करेंगे। तो इट गेट्स ऑक्सीडाइज एंड रिटर्न टू द लेफ्ट आर्ट्रियम, और फिर उसको ऑक्सीडाइज करके कहां पर लिया जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में लिया जाता है। ऐसे ही सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लेफ्ट साइड हार्ट जो है पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है उसको बॉडी में पहुंचा दिया जाता है, ताकि वहां पर हम क्या कर सकें कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी ऑपरेट कर सकें उस ऑक्सीजन से। तो उसको कहां पर पहुंचा दिया, हमारे बॉडी में पहुंचा दिया, सेल तक पहुंचा दिया, टिश्यूज में पहुंचाया, टिश्यूज से सेल में गया। अब सेल में फूड का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ तो हुआ क्या कि जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हमने यूज किया। अब एनर्जी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वेस्टेज बना, उसको भी लाने का काम ब्लड ही करेगा। तो ब्लड अब कैसा हो गया, वापस से ऑक्सीजन दे दिया उसने तो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस पहुंचा दिया जाता है राइट एट्रियम में, ठीक है। तो राइट एट्रियम में वापस लेकर आने का काम करेगी वेना, फिर वेना कावा के थ्रू जनरली यहाँ पर इंटर हो जाएगा, तो वेन्स सारी मिलकर वेना कावा में इंटर होगी। इंपॉर्टेंस ये है कि प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों ब्लड को सेपरेट रखा जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और इससे होता क्या एक्चुअल में, इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, ज्यादा से ज्यादा। वर्ल्ड मल्टी सेल्यूलर है ना, कोई सा एक काम नहीं हो रहा हमारी बॉडी में। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, तो केवल वही काम नहीं हो रहा, बल्कि आप देखो हार्ट पंपिंग का काम कर रहा है, किडनी फिल्टर का काम कर रहा है, आप जो भी खाना खा के बैठे हैं डाइजेशन अंदर चल,
तो एनर्जी सब दूर यूज होती जा रही है, हम सोचे या ना सोचे। तो रेस्पिरेशन भी चलता जा रहा है, ऑक्सीजन भी मिलती जा रही है, तो सारी चीजें होती चल रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये देखो लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट दे रखा है यहाँ पर कि ह्यूमन हार्ट का लेवल डायग्राम बनाना। तो आपको सिंपल वे में समझाऊं कि आप इस तरह से भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, हमने ऐसा डायग्राम बनाया है यहाँ पर। ठीक है, एक समझाने के लिए मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये डायग्राम हुआ हमारे लिए। ठीक है, ताकि हमारे लिए चेम्बर सही साट दिख सके। देखो आपको ये 4 चेम्बर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये 4 चेम्बर्स है। तो आप ये देखें कि ये वाला पोर्शन हमारा राइट साइड है और ये वाला पोर्शन हमारा लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ध्यान रखना है हमको कि दो है, हमने इस पूरे 4 चेम्बर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया। तो हमने इसको बोल दिया क्या, ऊपर वाले हिस्से को हमने बोल दिया एट्रियम। इधर भी हमारे लिए हो गया क्या, एट्रियम। ठीक है, निचले वाले हिस्से को हमने बोल दिया वेंट्रिकल। क्या बोल दिया इसको, वेंट्रिकल। इधर भी निचला हिस्सा हमारे लिए हो गया क्या, वेंट्रिकल। तो देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वाला राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। इस तरीके से ये चीजें हो गई हमारे लिए। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो एक हम कह सकते हैं वेना कावा देखने को मिलेगी यहाँ पर, जो कि क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लेकर आने का काम कर रही है। ठीक है, तो आप इस सीक्वेंस को याद रखेंगे, 1 2। ठीक है, फिर यहां से हमारे पास में लंग्स के लिए चली जाएगी, तो हमने थर्ड पॉइंट मैंने लंग्स के लिए डाला, टू द लंग्स में यहां लिख देता हूं, टू द लंग्स। ठीक है, फिर फोर्थ में हमने वापस से यहां पर डाला, फोर्थ हमने डाला यहां पर फ्रॉम द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स। अभी समझते हैं। फिर फिफ्थ यहाँ आया और फिफ्थ के बाद में हमने वापस से क्या कर दिया, सीधा बाहर निकाल दिया वापस से एओर्टा के थ्रू, जिसको हम बोल रहे हैं टू द बॉडी, है ना, एओर्टा के थ्रू निकाल दिया, हमने बोल दिया टू द बॉडी। ये पूरा सीक्वेंस हो गया टू द बॉडी। ठीक है, तो आप देखें पहले हुआ क्या कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उस वेना कवा के थ्रू जनरली क्या हुआ, इंटर हुआ। कहाँ पर, तो हमने बोला फर्स्ट पोर्शन में, फर्स्ट चेंबर में, जिसको हमने बोला राइट एट्रियम। अब जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, पूरी बॉडी से लाकर वेना कवा के थ्रू जनरली यहाँ पर इंटर कर। अब ब्लड क्या होता है, धीरे 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 यहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में, है ना। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल, दो तरह के वॉल भी होते हैं यहाँ पर हमारे पास में लेफ्ट राइट में। तो राइट वेंट्रिकल में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप कलर डायग्राम में देख रहे होंगे, तो ये ब्लू कलर का बता रहे हैं। ब्लू कलर इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अभी ये समझ में आया, जितनी भी अपर लेयर पर हमारी स्किन पर जो दिखाई दे रही होती है, जो नर्व्स हमें दिखाई दे रही है, ये वेन्स है सारी। आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है ब्लड का, तो थोड़ी सी बॉडी के अंदर की इस तरफ होती है। तो आप देखें यहाँ पर ये सारा ब्लड हमारे लिए सेकेंड चेंबर में आ गया। अब यहाँ से टू द लंग्स पहुंचाया जाएगा ताकि उसमें हम ऑक्सीजन मिक्स कर सके। तो अब यहाँ पर समझ में आना चाहिए ये पॉइंट कि पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाने का काम जो करती है, वो कौन करती है, वेंस करती है। कौन करती है, वेंस करती है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी तक ले जाने का काम कौन करती है, आर्टरीज करती है। ठीक है, आर्टरीज करती है। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है कि हार्ट से लंग्स तक अगर ब्लड जा रहा है, मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड जा रहा है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है, तो ही तो हम लंग्स में पहुंचा रहे हैं ताकि ऑक्सीजन मिल सके। तो वहां पर जनरली पल्मोनरी आर्टरी काम कर रही होती है। ये देखो ये लिखा हुआ पल्मोनरी आर्टरी,
ये हमारे लिए ब्लू कलर वाले पाइपलाइन दी जा रही है, दिखाई दे रही। तो पल्मोनरी आर्टरी इसका काम कर रही है लंग्स तक ले जाने का। तो आर्टरीज ऐसी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वो है पल्मोनरी आर्टरी, वो केवल हार्ट से लंग्स तक काम करती है। पूरी बॉडी में आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। फिर लंग्स में अगर पहुंच गया ब्लड, वहां पर हमने ऑक्सीजन मिला दी, तो ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम वापस से कौन कर रही है? पल्मोनरी वेन, जस्ट अपोजिट। ठीक है, पूरी बॉडी में वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम कर रही है। कहाँ पर? हार्ट तक में। बॉडी से बॉडी से कहाँ ला रही है? हार्ट तक ला रही है। और हार्ट में क्या हो रहा है? जनरली पूरा बॉडी का जो ब्लड आया वो हमारे लिए हृदय में हमारे लिए लाने का काम कर रही है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो वेंस कर रही है। लेकिन यहाँ पर वेंस लंग्स से हार्ट में लेकर आ रही है, जिसको अपन बोल रहे हैं क्या? पल्मोनरी वेंस, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, ऑक्सीजन वाला ब्लड ला रही है, याद रखें। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे लिए कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया, जिसको हमने ये बोला था फोर्थ पॉइंट, है ना। और फिर फिफ्थ पॉइंट में ब्लड यहाँ से यहाँ पर आया, और यहाँ से फिर क्या कर दिया? सीधा एओर्टा के थ्रू पंप किया, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में फैला दिया। एओर्टा हमारे लिए वही, जैसे वेना कावा बोला था हमने, वेना कावा सारी वेन्स मिलकर एक बड़ी पाइपलाइन बना रही है यहाँ पर वेना कावा। ऐसे एओर्टा एक मेन पाइपलाइन है, जिसके बाद में सारी आर्टरीज कनेक्टेड रहेगी, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वहां पर। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझें, अच्छे से डायग्राम की प्रैक्टिस करें, सीक्वेंस याद रखें, कब कहाँ पर क्या हो रहा है। चेंबर्स याद रखें, कौन सा चेंबर को क्या बोला जा रहा है। 4 चेंबर्स हैं हमारे पास में, याद रखेंगे। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चीज ध्यान रखेंगे। सेप्टम से 4 चेंबर डिवाइड होते हैं। ठीक है, वेना कावा हमारे लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट में लेकर आने का काम करती है। पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाने का काम करती है, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लाने का काम पल्मोनरी वेन्स करती है। और फिर यहाँ से चैम्बर में वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा दिया था ब्लड को, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम एओर्टा के थ्रू आर्टरीज करती है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन। रेस्पिरेशन समझाना, देखो मैंने आपको अभी समझा चुका हूँ हालांकि ये चीज, कि रेस्पिरेशन मतलब केवल ब्रीदिंग लेना, ऑक्सीजन इनहेल किया निकाला, ऐसा नहीं होता। ठीक है, रेस्पिरेशन में इनहेलेशन शामिल है, कि एयर इंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल, हमारे नोस्ट्रिल्स के थ्रू जनरली एयर इंटर हो रही है, ट्रेकिया में गई, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में गई, ब्रोंक्यूल्स में गई, एल्वेओलाई में गई। ये सीक्वेंस बता रखा है। फिर क्या हुआ? वहां पर एल्वोलाई में पहुंचकर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ऑक्सीजन जो थी वो ब्लड में हमारे लिए एल्वोलाई के थ्रू जनरली डिफ्यूज हो गई, ब्लड में चली गई, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की आयरन जो मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन जिसको अपन बोल रहे हैं, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन को इजीली बाइंड कर लेता है वो। तो ऑक्सीजन को ब्लड ने बाइंड कर लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ छोड़ दिया? वापस एल्वोलाई में। फिर एल्वोलाई से बाहर हो गई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दिया हमने। फिर ट्रांसपोर्ट, अब उस ऑक्सीजन को ब्लड कैरी कर रहा है हेमोग्लोबिन, कहाँ तक? बोले जहां तक जरूरी है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सेल तक पहुंचाएगा जहां पर एनर्जी की जरूरत है। वो ऑक्सीजन पहुंची सेल तक। अब सेल में ऑलरेडी क्या था? ग्लूकोज मौजूद था। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, वहां पर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। इक्वेशन अभी अपनों ने ऊपर लिखी थी, C6H12O6, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना, और साथ में एनर्जी रिलीज हो गई। तो ये सेल में हुआ, तो ये ऑक्सीजन पहुंच गई यहाँ तक के। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ, फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी उसको वापस हमने लाकर बाहर निकाल दिया सेम रास्ते से। तो ये पूरी प्रोसेस हमारे लिए रेस्पिरेशन कहला रही है। टिल द एनर्जी रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी, पूरी प्रोसेस हमारे लिए रेस्पिरेशन है ना। रेस्पिरेशन ब्रीदिंग केवल कैसा है? ब्रीथ कर रहे हैं, एयर अंदर गई, एयर बाहर आई, एयर अंदर गई, एयर बाहर आई, ये ब्रीदिंग है हमारे लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपको याद रखना है। अभी ऊपर अपनों ने पढ़ी नजल कैविटी, नॉस्ट्रिल जो हम बोल सकते हैं, नजल कैविटी एक पासेज है जिसके थ्रू जनरली एयर इंटर हो रही है, ये एयर यहाँ से इंटर होगी। एयर इंटर हुई तो हमारे लिए ट्रेकिया से कहाँ तक पहुंचेगी? ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से लंग्स, लंग्स एल्वोलाई, और ये एल्वोलाई से जनरली डिफ्यूजन प्रोसेस वगैरह होगी, और डायफ्राम। तो ये हमारे लिए पूरा एक डायग्राम समझ में आना चाहिए। इसकी एक्टिविटीज में आपको समझा देता हूँ कि लंग्स कुछ इस तरह से काम करते हैं, कि यहाँ पर ये हमारे लिए एक लंग्स हो गया। ठीक है,
ये लंग्स हो गए। अब होगा क्या, यहाँ पर डायफ्राम इस तरह से अटैच होता है और इसके ऊपर रिब्स होती है। तो जब डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड जाएगा, तो लंग्स क्या होंगे, श्रिंक होने लगेंगे, मतलब लंग्स का साइज छोटा होने लगेगा। उसी समय पर रिब्स अंदर की तरफ दबेगी, तो इसकी विड्थ भी, जो लंग्स की जो स्पेस है वो भी कम होगी। तो कुल मिलाकर वो पिचक रहा है, जैसे बलून में से हवा निकाल दी हमने तो वो पिचक रहा है। तो खुद ब खुद गैसेस क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। इसके जस्ट अपोजिट वे में कि डायफ्राम जब नीचे की तरफ आएगा, डायफ्राम कैसे होगा, ऐसा होगा। डायफ्राम नीचे होगा तो लंग्स क्या होंगे, अपने लेंथ को क्या करने लगेंगे, इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। इन द सेम वे जो रिब्स है वो हमारी आउटवर्ड्स की तरफ आएगी, बाहर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ आएगी तो लंग्स की जो अंदर होलो स्पेस है वो भी बढ़ेगी। तो खुद ब खुद क्या होगा, अंदर जगह खाली हुई तो बाहर की हवा जो है वो अंदर चली जाएगी। तो एक ये रिदमिक मूवमेंट चलता रहता है जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये मूवमेंट्स हमारे लिए जनरली इनहेलन और एक्सहेलन में मदद कर रहा होता है। इसका डायग्राम आप जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है। तो देखो, एक्सक्रीशन बड़ा सिंपल सा है, हम यहाँ पर यूरिनरी एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं कि किडनी फिल्टर करती है ब्लड को। अब देखो, आपको ध्यान रखना चाहिए, किडनी बोलते हैं एक्चुअल में यूनिट क्या, नेफ्रॉन है। एक्चुअल फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड नेफ्रॉन में, बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस में होता है। ठीक है, तो वो एक यूनिट है, क्योंकि कई नेफ्रॉन्स मिलकर किडनी बनाते हैं ना, तो हम अभी किडनी बोल रहे हैं यहाँ पर कि किडनी ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगी और वेस्टेज को क्या करेगी, रिमूव करेगी, जैसे कि क्या, यूरिया, यूरिक एसिड और एक्सेस सॉल्ट्स को रिमूव करने का काम करेगी। नेफ्रॉन वहां पर किडनी की फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर किडनी बनाने का काम भी वही कर रहे हैं, किडनी बनी ही उनसे। तो हमने बोल दिया फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, जहां पर फिल्ट्रेशन एक्चुअली हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और सिक्रीशन सब हो रहा है। ठीक है, यूरिन फॉर्म पासेस थ्रू द यूरेटर्स। यूरिन कहाँ पर, यूरेटर, अभी आपको अगले डायग्राम में यही आने वाला है। किसको यूरेटर बोल रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर किसको बोल रहे हैं, यूरेथ्रा किसको बोल रहे हैं, ये सीक्वेंस है पूरा। कि नंबर 1 यूरेटर है, किडनी ने जो वेस्टेज दिया वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चले जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर हमारा एक स्टोर रूम है, जहां से फिर हमने यूरेथ्रल के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया उस यूरिन को। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक्सक्रीशन है इन द ह्यूमन बींग्स। इसका डायग्राम दे रखा है हमारे पास में कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हम किस तरह से डायग्राम दे सकते हैं। तो आप देखो, किडनी हमारे पास में कितनी होती है, तो हमने बोला 2 इन नंबर, 1 इन पेयर, 1 इन पेयर, 2 इन नंबर। ठीक है, दो होती है, एक जोड़ी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये दो पाइपलाइन, ऐसी किडनी, किडनी कैसी होती है, बीन शेप्ड होती है। कैसी होती है, बीन शेप्ड। तो किडनी से ऐसी एक पाइपलाइन आपको आती हुई दिखाई दे रही होगी। ये दिखाई दे रही, एक इस किडनी के लिए, एक इस किडनी के लिए, है ना, 2 इन नंबर, 1 इन पेयर। तो ये हमारे लिए जनरली क्या हो रहा है कि एक क्या चल रही है चीजें, ये एक चल रही है हमारे लिए यूरिनरी ब्लैडर के लिए चल रही चीजें, कि यूरिनरी ब्लैडर तक ये लेकर जा रही है यूरेटर। ये जो पाइप है हमारा, ये यूरेटर कहला रहा है। और यहाँ पर जो यूरेटर आया वो कहाँ पर आ रहा है, तो आपको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में ये हमारे लिए क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, जिसको हम बोल सकते हैं स्टोर रूम है। स्टोर रूम है, ये क्या हमारे लिए स्टोर रूम है। यूरिन को इकट्ठा करने का काम कर रहा है ये, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, फिल्टर होते होते यूरिन यहाँ पर इकट्ठा होते चलता है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। एक्चुअल में ये इलास्टिसिटी होती है इसकी, ये स्ट्रेच होते चले जाता है ना, जैसे जैसे यूरिन इकट्ठा होता जाता है, स्ट्रेच होते जाता है, फूलते चले जाता है। जब लास्ट कंडीशन आ जाती है तो हमारे पास में एक मैसेज जाता है, ब्रेन को सिग्नल जाता है, अपील जाती है कि अब हमें वॉशरूम जाना चाहिए, यूरिन को सिक्रेट करना है। आपने देखा होगा कि जितने भी अल्ट्रासाउंड होते हैं तो वहां पर डॉक्टर्स क्या करते हैं, पानी पिलाने का काम करते हैं। क्यों, ताकि यूरिनरी ब्लैडर को अच्छे से फुलाया जा सके, ताकि उसके अंदर की जो जांच है वो पूरी प्रॉपर वे में की जा सके। श्रिंक होगा तो प्रॉपर फोटोज नहीं आ पाएंगे, उसका अल्ट्रासाउंड प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जब फुला हुआ रहेगा तो अंदर की क्लैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये समझ में आना चाहिए, ये यूरिनरी ब्लैडर है। और ये लास्ट पोर्शन जिसको हम बोल रहे हैं यूरेथ्रा है, ये हमारे लिए, जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, यूरिन को बॉडी से सिक्रेट कर देते हैं। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है, आपको याद रखना है कि किडनी ने फिल्टर करके यूरेटर को दिया, यूरेटर ने स्टोर रूम में पहुंचाया, और स्टोर रूम जब फुल होगा तो यूरेथ्रा के थ्रू जनरली यूरिन को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हमारे लिए पूरा सब कुछ था। ठीक है, तो आई होप
आपको सभी को क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में मुझे बताएं, मुझे मेल कर दें। आपको अगर कुछ डाउट्स है, आप मुझे इसके अलावा भी कुछ डाउट्स अगर क्वेश्चंस में आता है तो आप मुझे बिल्कुल बताएं, मैं आपको उस चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इन द एंड अगेन वही चीज बोलूंगा कि पढ़ो दिल से, समझो स्माइल से, पढ़ो इतना क्लियर कि डाउट हो डिसअपियर। क्लियर कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंट माइंड, फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी विथ जहीन सर। थैंक यू एवरीवन।